नमस्कार मित्रों। मिडिल ईस्ट में पिछले काफ़ी समय से जो महायुद्ध का संकट बना हुआ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और अब सीधे सीधे इजराइल ईरान के बीच संघर्ष टिक गया है। लेबनान, फिलिस्तीनी, गाजा पट्टी ये सब सेकेंडरी होता जा रहा है। दो बड़े देश मिडिल ईस्ट में टकरा रहे हैं, लेकिन उलझने बढ़ रही भारत की। ईरान इजराइल हमले के काउंटडाउन के बीच भारत में हलचलें बढ़ गई हैं। वो क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले इजराइल ईरान वार पर आते हैं। आपको पता है कि हमास के ऊपर जो इजराइल का अटैक चल रहा था, गाजा पट्टी में जो इजराइल कर रहा था, उसके समर्थन में हिजबुल्ला आया और हिजबुल्ला अपने मन से आया नहीं, वो ईरान के कहने से हिजबुल्ला ने उसमें टांग अड़ाई। अब पलटवार हिजबुल्ला पर हुआ इजराइल का, और सबसे बड़ा झटका हिजबुल्ला को तब लगा जब उसका चीफ कमांडर नसरुल्लाह मारा गया। और कल ही हमने बताया था कि उसका जनाजा निकला था और बड़ा गम का माहौल था, और उस गम में एक और ऐसे कांड हो गया कि नसरुल्लाह का जो उत्तराधिकारी था, सेकेंड इन कमांड, जिसको नसरुल्लाह के बाद चीफ बनाया गया था, हासिम सैफुद्दीन भी मारा गया। और ये घटनाओं से और अधिक जो है ईरान और उन देशों में रोष व्याप्त है। करबला में नसरुल्लाह के जनाजे के साथ इस बड़ी घटना के बाद खामनेई भी, जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो उनकी भी चिंता बढ़ गई और वो तेहरान तक इजरायली हमले का खौफ बढ़ रहा है। तेहरान ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी आतंकवाद के पैरोकार हैं वो सब डरे हुए हैं। पिछले घंटों में लगातार आईडीएफ की गोलाबारी चल रही है, एयर अटैक चल रहा है। 250 से ज्यादा लेबनान पर पिछले 24 घंटे में एयर स्ट्राइक की खबरें आई है। और खामनेई साहब जो है अब इमोशनल इस पर जो है अपना कार्ड खेल रहे हैं। और तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जब उनके जनाजे के समय में नसरुल्लाह की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्लिम देशों के एक होना चाहिए और सबके हाथ में राइफल होना चाहिए। हर मुसलमान को अब जिहादी बनना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। ये बता रहे हैं खामनेई जी, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। उन्होंने कहा कि हमने जो हमला किया इजराइल का, उसको जायज ठहराने करें, हमने तो न्याय के लिए किया, हमने तो जो हमला किया वो फिलिस्तीनी के हक के लिए किया था, और जरूरत पड़ेगी तो हम और हमले करेंगे। इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में बदल गया है पूरी तरीके से। और हमास के बाद, गाजा पट्टी के बाद हिजबुल्ला, उसके बाद सीरिया, ईरान, यमन, ये सब इजराइल के लिए कई फ्रंट खुल गए हैं। ये भी मैंने कल बताया था कि एक सीरिया में एक रशियन एयरबेस था, उस पर भी इजराइल ने हमला किया था। हालांकि वो हमला वहां पर ईरानियन के चक्कर में हुआ था, ईरानियन वहां पर थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। गाजा पट्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच भी ग्राउंड फोर्सेस में भयंकर लड़ाई चल रही है। एयर स्ट्राइक अलग चल रही है, ग्राउंड फोर्स अलग काम कर रही। मोसाद तो अपना काम कर ही रहा है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्ला के पास उतनी ताकत नहीं, लेकिन उसकी ताकत ईरान बना हुआ है और उसको बराबर हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो लड़ रहा है। ये भी खबरें आई है कि हिजबुल्ला ने नेतन्याहू जी के रेजिडेंस को भी टारगेट किया है, रॉकेट फेंका है और उनके आवास को टारगेट करने की कोशिश किया है। और एक बड़ी खबर ये मिली है कि जो सैफुद्दीन, जो उनके कमांडर थे, उसके बाद एक और कमांडर को टारगेट कर दिया है आईडीएफ ने, और हिजबुल्ला कमांडर राशिद सकाफी ये मारा गया है। ये राशिद सकाफी साहब जो थे, ये
लेबनान में ये कम्युनिकेशन विंग थी जो उसके उसके इकाई के इंचार्ज थे और कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सिस्टम को देख रहे थे। आईडीएफ ने कहा है कि हम हमास और हिजबुल्लाह दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे और ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, इसमें चाहे कोई भी देश आ जाए। वो पहले मैंने ये भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को भी डांट दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, जब वो प्रोग्राम बना रहे थे उनको बैन कर दिया पूरी तरीके से इजराइल में आने के लिए। इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा से सीरिया तक जाने वाली सड़कों को तो बर्बाद किया ही, जो सुरंगें थी उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। यानी ना तो आप सड़क मार्ग से जा सकते हो, ना जो क्रॉस करने के लिए उन लोगों ने सुरंगें बनाई रखी थी कि युद्ध के दौरान हम सुरंगों का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली एयरफोर्स ने सुरंगों को भी बर्बाद कर दिया है। साउथ लेबनान में ये पता चल रहा है, न्यूज आ रही है कि 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं, इजरायली ग्राउंड फोर्स के द्वारा और एयर अटैक के द्वारा भी मारे गए हैं। अभी कुछ अपडेट ये भी मिल रही है कि अमेरिका के जो तमाम अमेरिकन सिटीजन्स कुछ लेबनान में थे, सीरिया में थे, उनको निकालने की कार्रवाई अमेरिका कर रहा है। अमेरिका शायद इसलिए भी, चूंकि उसको पता है कि फ्रंट पे हमें आना पड़ेगा और ये स्थितियां बद से बदतर होंगी। लेबनान से लगभग 350 लोगों को अमेरिका ने निकाल लिया है। जो बचे खुचे लोग हैं उनको भी जल्द निकाल लिया जाएगा। रशिया ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया है और वहां से और देश के लोग भी बाहर निकाल रहे हैं। भारत भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और एक बात यहां पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब इजराइल का लेबनान के साथ लड़ाई होती है या सीरिया के साथ लड़ाई होती है या फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में लड़ाई होती है, उन लड़ाइयों से ईरान के साथ लड़ाइयां बहुत भिन्न है। ईरान भी मिडिल ईस्ट का एक ताकतवर देश है और वो इजराइल को इतने आसानी से जाने नहीं देगा और अपने घातक हथियारों का उपयोग करेगा। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि क्या ताकत है ईरान के पास जो इजराइल को चुनौती दे रहा है, क्या ताकत है इजराइल के पास जो ईरान को काउंटर करने की कोशिश में है। ईरान के पास घातक हथियारों का जखीरा है। ईरान तमाम हथियार, ड्रोन्स वगैरह खुद बनाता है और उसने अपने ड्रोन्स जो है रसिया को भी सप्लाई किए थे। कुछ चीजें रसिया को उसने काफी सप्लाई किए थे। इन हथियारों में जो ईरान के जो मेजर जो वेपन्स हैं उनमें अबू मेहदी मिसाइल, ये मिसाइल है, अबू मेहदी नाम है उसका। ये फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी उसके पास है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल अभी पिछले दिनों जो उसने इराक पर छोड़ी थी, फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान के पास है। ईरान के पास मोहाजिर 10 ड्रोन है। ये ड्रोन है, इन ड्रोनों को उसने रशिया को सप्लाई दिया था और बहुत उत्तम किस्म के ड्रोन है। टर्की के पास भी अच्छे ड्रोन्स हैं, ईरान के पास भी अच्छे ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स बनाते हैं लोग। तो मोहाजिर ड्रोन्स भी है जो काफी कारगर है लड़ाई में। और सेबोम खोरदार और सैयद बख्तरबंद, सोरोम खोरदार और सैयद जो है एक आर्मर्ड डिवीजन है इनका, जो कम्बैट डिवीजन है, जो एक आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ इनबिल्ड है। अर्थात जिस प्रकार से भी भारत में लेटेस्ट टाटा ने, बहुत सारी कंपनियों ने बना दिया है कि टैंक और जो हमारे वाहन थे फौजियों के, उसके बीच का मामला है, वो उसमें फौजी बैठ के जा भी सकते हैं और वो टैंक और आर्टिलरी का भी काम करता है। सेफ और सिक्योर रखते हुए वो युद्ध के मैदान में ले जाता है। तो ऐसे आर्मर्ड डिविजन्स में उनके बहुत सारे वाहन इनबिल्ड किए गए हैं जो पूरी तरह से युद्ध के मैदान में लड़ने लायक हैं। इजराइल के पास भी इसके सापेक्ष 4 बड़े वेपन्स के मैं बात करूंगा यहां पर। डेविड स्लिंग मिसाइल एक डिस्ट्रॉयर मिसाइल है जिसका लगातार इजराइल ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ उपयोग भी किया है। आयरन डोम के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि ये लगभग 90% जो मिसाइलें होती है या जो भी फायर किए जाते हैं रॉकेट्स वगैरह, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है।
दुनिया में जिनके पास भी इस प्रकार की डिफेंसिव मैकेनिज्म है, सबसे अधिक एक्यूरेसी किसी के पास है तो इजराइल के पास है, वो आयरन डोम है, जो 90% जो है मिसाइलों को और रॉकेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एरो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एरो एरो मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उसी से ये यमन और जो दूर देश हैं उनको टारगेट करने की स्थिति में रहता है। और आयरन बीम भी एक उसका लेजर वेपन्स है, वो भी एक डिस्ट्रॉयर है, और उस बीम्स के द्वारा भी वो किसी को भी धूल चटाने में कामयाब हो सकता है। और मैं समझता हूं कि इसका अगर विश्लेषण करें तो बहुत सारी चीजें इसमें नई अपडेट हुई हैं। और भारत के लिए क्या है, भारत में क्यों हलचल बढ़ी हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध का भारत से क्या लेना देना। देखिए, भारत को सीडीएस अनिल चौहान साहब का एक स्टेटमेंट आया है और न्यूज में वो तैर रहा है। वो कह रहे हैं भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं, जो भारत के चीफ जो है एक प्रकार से तीनों सेनाओं के कमांडर हैं। और वो एक बोल रहे हैं कि सब कुछ अनिश्चित होता जा रहा है, भविष्य में सब कुछ दिख नहीं रहा है कि साफ साफ क्या होने वाला है, अनिश्चित का वातावरण फैला हुआ है। और अनिल चौहान ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त मारक क्षमता होनी चाहिए, अर्थात अभी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये अनिल चौहान साहब कह रहे हैं युद्ध मानव जीवन और मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। ये भी कह रहे हैं कि युद्ध से हम नहीं भाग सकते, युद्ध हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हम ये युद्ध की तैयारी करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है, इससे भारत में भी अलर्ट है। भारत में भी आप जानते हैं कि मुस्लिम, खासतौर से जो शिया मुस्लिम है, वो एक प्रकार से सड़कों पर है, वो चाहे लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो, बहुत सारे जगहों पर उनके प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है, यहाँ आंतरिक अशांति की कोशिश हो सकती है। और प्रधानमंत्री ने हाई लेवल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, ये खबर आ रही है, जिसमें डोभाल साहब भी शामिल थे, अमित शाह भी शामिल थे, डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ जी शामिल थे। और हाई लेवल के इस कमेटी में तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान सारे लोग शामिल थे। और डिस्कस किया गया कि देश के अंदर के हालात, देश के बाहर के हालात कैसे हैं, उसमें भारत के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को भारत में डिस्कस किया गया है। और ईंधन के बारे में, और जो उत्पाद है, जो आपूर्ति है, जो ईरान से मिडिल ईस्ट से आना जाना रहता है, फर्दर आगे की पोजीशन बिगड़ती है तो क्या स्थिति बनेगी, हमें कहां से पूर्ति की जाएगी, इसकी भी योजना और रणनीति तैयार की जा रही है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का एक बड़ा बयान आया है कि भारत को भी आयरन डोम की तरह ही हमें डिफेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करना है, हमें यह सिस्टम चाहिए, डिफेंसिव सिस्टम चाहिए, डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द भारत के पास होना चाहिए, ये उनका कहना है। ये भी कह रहे हैं कि जो एपी सिंह साहब की स्वदेशी हथियार जो हमारे हैं, ये जो सिस्टम है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे भी इनबिल्ड करना है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को चाहिए हमें, और हमें कुछ बाहर से भी लेना पड़ेगा। एक अपडेट ये आ रही कि इजराइल और ईरान के तनाव के बीच जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सीरिया पहुंचते हैं। ये बार बार कहीं कोई सीरिया जा रहा है, कोई जो है कतर जा रहा है, ये भगदड़ मची हुई है ईरान में। लगातार उनके उनके प्राइम मिनिस्टर हो, उनके प्रेसिडेंट हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, लगातार वो जो है अपने पड़ोसियों के संकट में है और सबको एकजुट लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और सबके हाथ में ये जिहाद है, धर्म युद्ध है, सबको हथियार उठाना पड़ेगा। ये उनका जो है खामनेई साहब का मैसेज लेकर के ये घूम रहे हैं। लेबनान के हमलों के बीच में करीब 3 लाख लोग लेबनान से निकल के सीरिया पहुंचे हैं। जब तक ये सुरंगें नहीं बर्बाद की गई हैं, जब तक सड़कें नहीं बर्बाद की गई थी, तब तक आना जाना बना था, फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये न्यूज आ रही 3 लाख लेबनानी सीरिया पहुंच चुके हैं। इस युद्ध में अमेरिका के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैंने बताया था वहां चुनाव होने जा रहा है और ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट आया है, बहुत गजब का स्टेटमेंट है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दो, उस पर बम डालो, चिंता करने की जरूरत नहीं। कह रहे कोई चिंता नहीं करना है, सबसे पहले उसके न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करो।
ये ट्रंप ने इशारा किया है इजराइल को, और नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। नॉर्थ कैरोलिना एक चुनाव के जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और उस रैली में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट और दूसरी बात अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान पर हमला किया है। सीधे सीधे इजराइल को उन्होंने कहा है इसके न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करो। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी अपडेट है, और आने वाले समय में अगर अमेरिका में चुनाव होता है, डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आते हैं, तो अमेरिका की भूमिका मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी, अमेरिकी सेनाओं की दखलंदाजी बढ़ेगी, और मैं समझता हूं कि इजराइल को और बड़ा सपोर्ट अमेरिका की ओर से मिलेगा। ऐसी स्थिति में ईरान की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी, और डेमोक्रेट जो कैंडिडेट है वो तो इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन कैंडिडेट खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, डोनाल्ड ट्रंप को जो जानता है वो भी जानता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कहा ईरान को बर्बाद करो, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करो, तो आने वाले समय में ये भी खबर सुनाई पड़ सकती है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम, आज का एपिसोड खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें, ताकि हम लोग नए नए वीडियो के साथ आपके साथ आते रहें। नमस्कार, जय हिंद।